इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है ABCD जिसका थिकनेस यूनिफॉर्म है। आप देख सकते हैं ये ABCD जो है एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि इसके सेंटर से, सेंटर ऑफ मास जो कि O है, उससे एक एक्सिस पास हो रहा है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्लेट है, ठीक है। तो उसके अबाउट जो प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ, ये एक्सिस 1 है, ये एक्सिस 2 है, एक्सिस 3 है, एक्सिस 4 है, ठीक है। तो हमें दिया गया है कि I1 जो है एक्सिस 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्क्वायर प्लेट का, और I2 जो है एक्सिस 2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I3 एक्सिस 3 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और I4 जो है एक्सिस 4 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो इन सब के टर्म्स में IO मतलब O से एक ऐसा एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्लेट है, ठीक है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है इन सब के टर्म्स में, I1 I2 I3 I4 के टर्म्स में, ठीक है। तो हम एक चीज जानते हैं, स्क्वायर प्लेट का अगर हम देखें, स्क्वायर प्लेट से कोई भी एक्सिस, चाहे ये एक्सिस हो, चाहे ये एक्सिस हो, चाहे ऐसा एक्सिस हो, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये नहीं बल्कि इस ऐसा एक्सिस हो, ठीक है, ऐसा, जस्ट अ मिनट सॉरी, ऐसा कुछ एक्सिस हो कि जो भी सेंटर से पास हो रहा होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, ठीक है। इस इसको हम A बोल दें, ये B बोल दें, ये C बोल दें, ये D बोल दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, IA इक्वस टू IB इक्वस टू IC इक्वस टू ID हो जाएगा, ठीक है। ये ये स्क्वायर प्लेट की खासियत होती है कि यहाँ सभी, जो भी सेंटर से जो भी एक्सिस ये सब पास हो रहे हैं इन द प्लेन ऑफ प्लेट, ये सब के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बराबर होगा, यानी I1 इक्वस टू हो जाएगा I2 इक्वस टू I3 इक्वस टू I4, ये स्क्वायर प्लेट के साथ होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हम यहाँ से अगर देखें तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी जनरल बॉडी के लिए कि ये अगर x है, ये y है, और ये दोनों सेंटर से पास होते हैं, और दोनों जो है प्लेन ऑफ पेपर पे ये दोनों एक्सिस हैं, और एक एक्सिस ऐसा है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है और इस सेंटर से पास होता है, उसको अगर हम O बोल दें तो IO इक्वल टू हो जाता है IX प्लस IY, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा, ये दोनों जो है I2 प्लस I4 इक्वल टू IO हो जाएगा। इसी तरह I1 प्लस I3 ये भी हो जाएगा IO, ठीक है। I1 प्लस I1 और I2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो I1 और I4 बराबर हैं, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं I4 प्लस I2, जो कि हमारा पहले ही आंसर में, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं हो जाएगा, ये टू टाइम्स IO हो जाएगा एक्चुअली। तो हमारा आंसर कौन कौन सा है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, तो हमारा किस ऑप्शन में है, ये सेकंड ऑप्शन में, तो आंसर हो गया ऑप्शन 2, ठीक है। तो चार सॉलिड स्फीयर्स दे रखे हैं मेरे को, जिनकी जिसमें हर किसी की डायमीटर मेरे को दे रही है √5, ठीक है। रेडियस कितनी जाएगी, √5/2, साढ़े चार सॉलिड स्फीयर जिनकी रेडियस √5/2 है। मास उनका 0.5 kg है। दे आर प्लेस एट द सेंटर ऑफ द विद देयर सेंटर्स एट द कॉर्नर। तो ये स्फीयर्स कुछ इस तरीके से रखें कि इनका जो सेंटर है स्फीयर्स का वो एक स्क्वायर बना दे, ठीक है, विद अ साइड ऑफ 4 cm। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर है। तो मेरे को एक डायगोनल यानी कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, देखिए इस वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं लिखूं, देखिए चार है ना, इसको मैं ए बोल देता हूँ, बी बोल देता हूँ, सी बोल देता हूँ, डी बोल देता हूँ। जो जो मेरा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा आई ड्यू टू ए प्लस आई ड्यू टू बी प्लस आई ड्यू टू सी प्लस आई ड्यू टू डी, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ए क्या है, चलो पहले बी देख लेते हैं। बी और डी का तो इजी है। बी और डी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2/5 mr², क्योंकि ये एक सेंटर से पास होने वाला लाइन है तो है सिंपल। और डी का भी यही हो जाएगा, यानी कि
2/5 mr²। अब आते हैं ए और सी का। देखिए ए का क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है इसका 2/5 mr², यानी कि 2/5 mr² प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये क्या है, a/√2 है ये, है ना। ये देखिए ये a है, ये a/2 है, और ये राइट एंगल। अगर मैं ये सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी a/√2। तो ma²/2। ऐसे ही आई ऑफ बी आ गया आपका, आई ऑफ सी भी सेम रहेगा, ठीक है। आई ऑफ सी क्या बन जाएगा 2/5 mr² प्लस ma²/2, यानी कि ये बन गया आपका 4 × 2/5 mr² प्लस ma²। ये आपका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया। अब इनकी वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूं, m की, r की और a की, तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ 9 × 10⁻⁻4 kg मीटर। तो n क्या आ गया यहाँ से 9। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डाउट नोट। क्वेश्चन दिया है यहाँ, ए सिमेट्रिकल लैमिना ऑफ ए मास कैपिटल M कंसिस्ट ऑफ ए स्क्वायर शेप विद ए सेमी सर्कुलर सेक्शन ओवर ईच ऑफ द एज ऑफ द स्क्वायर एस इन फिगर। ओके, तो यहाँ पे देखो एक सिमेट्रिक लैमिना है जिसका मास कैपिटल M है और वो कंसिस्ट कर रहा है स्क्वायर शेप में, जैसा हम ये देख रहे हैं फिगर में। ओके, इसका लेंथ जो स्क्वायर बना रहा है अंदर, उसका लेंथ कितना दिया है 2a। ओके, तो द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2a, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है लैमिना का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ओ पे है। ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज 1.6 ma², मतलब कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है अलोंग द अबाउट द एक्सिस सेंटर ऑफ मास के कितना दे रखा है 1.6 ma²। ओके, the moment of inertia of the lamina about the tangent AB in the plane of the lamina। ओके, तो यहाँ में AB के along बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि टेंजेंट है मेरा कितना होगा प्लेन ऑफ द लैमिना का। ओके, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले हमें पता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस दे रखी है यहाँ पे। ओके, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, तो पहले देखो, पहले यहाँ पे जो हमारा क्या है कि ये एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये हो जाएगा इसके अलोंग, ये एक्स एक्सिस है। ओके, और ये कितना है, ये इसका वाई एक्सिस है। ओके, तो ये वाई वाई डैश हो गया मेरा। ओके, ये वाई और ये वाई डैश, और ये हो गया यहाँ पे एक्स डैश, और ये क्या हो गया एक्स। ओके, तो यहाँ देखो ये सेंटर ऑफ मास हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया था, तो यहाँ पे देखो मैं लगा सकता हूँ परपेंडिकुलर थ्योरम पहले। तो देखो पहले परपेंडिकुलर थ्योरम होता क्या है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, इफ एक्स आई एक्स मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द आई एक्सिस एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वाई एक्सिस आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, देखो एक्स वाई जेड तीनों क्या है, तीनों एक्सिस हैं, एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। ओके, तो यहाँ पे दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई एक्सिस मतलब कि अलोंग द एक्स एक्सिस, और अलोंग द वाई एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी बॉडी का या लैमिना का, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा थर्ड वाला, मतलब कि थर्ड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो कि परपेंडिकुलर है एक्सिस मेरी जेड, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा इन जो दोनों एक्सिस बची मेरी उसके सम के बराबर। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर थ्योरम से, परपेंडिकुलर थ्योरम। ओके, उसको मैं लिख सकता हूं यहां से जनरली आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस का आई वाई। ओके, ओके, तो ऐसे, तो ये क्या हो गया मेरा, देखो ये हो गई मेरी क्या परपेंडिकुलर थ्योरम। ओके, ओके, तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उससे हमें पता है कि आई एक्स प्लस आई वाई किसके इक्वल है, आई जेड के। ओके, तो सिमिलरली अब आते हैं अपने क्वेश्चन की साइड। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि लेट, मान लेते हैं इसका जो जेड और जेड प्राइम क्या होगा, इसके अगर 3D में देखें तो जेड और जेड प्राइम क्या होगा, इसका तीसरी एक्सिस होगी लैमिना की जो पास हो रही होगी कहाँ से, इसके सेंटर से। ओके,
तो यहाँ पे देखो आई जेड जेड हमें दे रखा है क्वेश्चन में, आई जेड जेड प्राइम हमें दे रखा था कितना 1.6 ma²। ओके, ये दे रखा है। तो अब देखो यहाँ पे हम बाय द थ्योरम द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि जो आई जेड जेड प्राइम है वो किसके इक्वल है यहाँ पे, वो है आई एक्स एक्स प्राइम प्लस आई वाई वाई प्राइम। ओके, इसके इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है कि सम ऑफ द टू एक्सिस, ओके, जो थर्ड के इक्वल हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखो बाय द सिमेट्री से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बाय सिमेट्री से हम देखो क्या लिख सकते हैं कि जो मेरा आई एक्स एक्स प्राइम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई वाई वाई प्राइम के। ओके, तो यहाँ से देखो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया मेरा आई जेड जेड प्राइम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ आई एक्स एक्स प्राइम प्लस आई वाई की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, आई एक्स एक्स प्राइम। ओके, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा आई जेड जेड प्राइम इज इक्वल टू, ये 2 टाइम्स हो जाएगा आई एक्स एक्स प्राइम के। ओके, तो यहाँ पे देखो मुझे आई जेड जेड प्राइम वाला दे रखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 1.6 ma²। ओके, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आई एक्स एक्स प्राइम। ओके, तो यहाँ से देखो एक्स एक्सिस के अलोंग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा यहाँ से आई एक्स एक्स प्राइम। ओके, तो वो कितना आ जाएगा देखो आई एक्स एक्स प्राइम इज इक्वल टू, वो आ जाएगा देखो मेरा 1.6 डिवाइडेड बाई 2। ओके, 1.6 डिवाइडेड बाई 2 ma²। ओके, तो यहाँ से देखो आई एक्स एक्स प्राइम मेरा कितना आ गया, वो आ गया, अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो यह आ जाएगा 0.8 ma²। ओके, तो देखो मुझे थर्ड जो एक्सिस है मेरी, मतलब कि उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया। ओके, अब क्या करूंगा, क्योंकि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, ये जो टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है ए बी। ओके, तो यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस ए बी, तो यहाँ से सेंटर पे पता चल गया मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस स्क्वायर का क्या पता है, मास पता है। ओके, तो इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया मुझे। ओके, अब देखो वाई अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या हमें क्या पता है कि सेंटर पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस उसके जो पैरेलल एक्सिस जा रही है उसके जो डिस्टेंस है, उसका जो एक्सिस है मतलब कि पैरेलल एक्सिस, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मास इनटू वो डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द ए बी, जो टेंजेंट है आई ए बी, वो कितना आ जाएगा, अब वो आ जाएगा आई एक्स एक्स प्राइम, जो कि सेंटर पे पता चल गया मुझे आई एक्स एक्स प्राइम प्लस मास m इंटू वो डिस्टेंस d²। ओके, तो वो d कितना दिया है 2 दिया था, तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसको, देखो आई एक्स एक्स प्राइम प्लस m। ओके, और वो डिस्टेंस कितना दिया था 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा आई एक्स एक्स प्राइम प्लस ये कितना हो जाएगा 4ma²। ओके, तो ये कितना है 0.8 ma²। ओके, और ये कितना है 4ma²। ओके, तो यहाँ पे देखो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया टेंजेंट ए बी के अलोंग, वो कितना आ गया 4.8 ma²। ओके, तो यही हमें बताना था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Guys, here we have a question. The time dependence of the position of particle of mass m is equal to 2, right? And it is given by r vector equals to 2t I naught minus 3t square j naught, right? And its angular momentum with respect to the origin at time is, when time is 2, that is 2 second,
So our question will be, first of all, angular momentum vector is equal to mass m multiplied by r dash, that is r vector, multiplied by velocity v vector. Okay, so here mass is equal to 2, that is 2 kg. It is already given, right? So putting the value in r dash, which is equal to 2t I naught minus 3t square j naught equal to 4i naught minus 12 j naught, because at time period is given as 2 seconds, right? Our time period is already given in the question. Now for the v vector, after differentiating dr vector upon dt, we will be getting 2i naught minus 6tj naught, which will be equal to 2i naught minus 12 j naught after differentiation. Okay, so now r vector multiplied by v vector will be equal to 4 I naught minus 12 j naught multiplied by 2i minus 12 j naught. The vector product of this will be equal to 24 minus 24 k naught. Okay, so we have angular momentum L vector, which is equal to m into r vector multiplied by v vector. That will be giving us value of minus 48 k naught. So now our answer is matched with option number 2, which is the correct answer. Hello guys, in this session we are going to solve a JEE main physics problem. So the problem given to us is a particle of mass 20 gram is released with an initial velocity 5 meter per second along the curve from point A as shown in the figure. The point A is at a height h from point B. The particle slides along the frictionless surface. When the particle reaches point B, its angular momentum about O will be, okay, take G is equals to 10 meter per second square. So what is given in this question, the data given is, this is the particle initially at point A, and the velocity of those particle is 5 meter per second initially. Okay, now what happens, it slides down on this frictionless surface और ये पॉइंट B पे आ जाता है किसी टाइम t पे, लेट अस अज्यूम, ठीक है। और B पॉइंट जो है वो h हाइट नीचे है, यानी कि जो A पॉइंट है वो B से कितना ऊपर है, h हाइट ऊपर है, और h की वैल्यू अपने को गिवन है 10 मीटर। ओके, h की वैल्यू गिवन है 10 मीटर, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है इस पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है आपका L इज इक्वल्स टू mvr। ओके, तो mvr को फाइंड करने के लिए मुझे मास चाहिए, वेलोसिटी चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, पॉइंट की, जिस पॉइंट के अबाउट मैं फाइंड कर रहा हूँ उसकी और पार्टिकल की। अब मेरे पास मास ऑफ द पार्टिकल है बट स्पीड ऑफ द पार्टिकल आई डोंट नो एट दिस पॉइंट। ओ पॉइंट पे बी पॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ, तो बी पॉइंट की स्पीड ही मुझे काउंट करनी पड़ेगी जब मुझे ओ के अबाउट पूछा गया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ। तो एनर्जी कंजर्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ओनली इंटरनल फोर्सेज है और वो भी कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की, इनिशियल एनर्जी होगी mgh, जब वो h हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी और इसकी स्पीड के कारण इसकी एनर्जी होगी हाफ mva स्क्वायर। va इज वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ओके, विल बी इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे देखो हाइट कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। मैं पॉइंट बी को रेफरेंस मान के काम कर रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट बी को रेफरेंस मान के काम कर रहा हूँ मैं। तो पॉइंट बी पे h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हुई 0 और काइनेटिक एनर्जी हुई, लेट अस अज्यूम
वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज वी बी, सो हाफ एम वी बी स्क्वायर। ओके, चलिए अब मुझे m की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू मुझे पता है 10 लेनी है, h की वैल्यू पता है, va की वैल्यू भी पता है, तो मेरे पास vb की वैल्यू इजीली आ जाएगी। सबसे पहले तो क्या करता हूँ, m से m को मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। g की वैल्यू है 10, मल्टीप्लाई करेंगे उसको, हाइट है 10 मीटर प्लस 1/2, va की वैल्यू है 5, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/2 एन वी बी स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वी बी की वो क्या आएगी, 100 प्लस 25/2 और मल्टीप्लाइड बाय 2, होल टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू आ गया वी बी की वैल्यू। ठीक है, वी बी स्क्वायर की वैल्यू। अब वी बी की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बन जाता है 200 प्लस 25। ठीक है, इसका अंडर रूट ले लूँगा तो आ जाएगी वैल्यू वी बी। तो वी बी की वैल्यू कितनी होगी, 225 विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो बी पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो होगी 15 मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड होगी या वेलोसिटी जो होगी उसकी वैल्यू होगी 15 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, L इज इक्वल्स टू एम वी आर। तो मास ऑफ द बॉल दिया हुआ है, मास ऑफ द पार्टिकल गिवन है 20 ग्राम, यानी कि 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और वेलोसिटी आ गई है 15 मीटर पर सेकेंड, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस B की परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से कितनी है, 10 प्लस 10 यानी कि 20 मीटर। तो 20 लिख दूंगा यहाँ पे, इट बिकम्स 15 टू ज़ा 30 एंड 10⁻³ तो -3 से मैंने 1 0 2 0 को कैंसिल किया और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया 4, 2 2 ज़ा 4 और 4 को मल्टीप्लाई किया 1.5 से तो आ गया 6। ठीक है, तो 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ गया मेरे पास एंगुलर मोमेंटम, और ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमें एक रिंग दिया गया है जिसका मास और रेडियस हमें मालूम है। ये एक एंगुलर वेलोसिटी से अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और अब हम क्या कर रहे हैं, दो मास जिनका मास हमें मालूम है उसे हम इसके सेंटर पे रख दे रहे हैं, और साथ में ही दो मासलेस रॉड रखे हैं रेडियली। ठीक है, उसके अलोंग ये क्या करते हैं, कुछ देर बाद मूव करने लगते हैं। तो होता क्या है, कुछ देर बाद जब सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी जो है 8/9 ओमेगा हो जाती है, उस समय उन दो मासेस में से एक मास सेंटर से 3r/5 की डिस्टेंस पे होता है। तो हमें बताना है उस इंस्टेंस पे दूसरा मास सेंटर से कितनी दूर पे होगा। तो आप इस सिस्टम में देख रहे हो कि यहाँ पे हमने बस दो मास रखा है, और ये मास सिर्फ बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के रेडियली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लगा है, एफ एक्सटर्नल अगर 0 है, तो इसका मतलब है कि टॉर्क एक्सटर्नल भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क एक्सटर्नल हमारा क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो एफ अगर 0 है तो टॉर्क भी 0 होगा। इसका मतलब क्या है, मोमेंटम जो है हमारा वो कंजर्व रहेगा, दैट इज एल इज कंजर्व्ड। अब एल इज कंजर्व्ड है तो इसका मतलब क्या होगा कि इनिशियली जो मोमेंटम था फाइनली भी वही एंगुलर मोमेंटम रह जाएगा। अब यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट आता है कि यहाँ पे अगर सेंटर पे हमने दो सेम मास रखा था तो वो सेम डिस्टेंस पे होंगी कितने भी टाइम। अगर टाइम टी पे अगर 3r/5 पे एक मास मिलता है तो दूसरा भी 3r/5 पे मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों के मासेस सेम है। तो लोग सोचते हैं कि सेम सेट ऑफ फोर्सेस एक्ट करेगा सेम टाइम के लिए, तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। पर यहाँ पे आप ध्यान दोगे, यहाँ पे इसने ये नहीं लिखा है कि आइडेंटिकल मासेस है हमारे पास, यानी नेचर ऑफ सरफेसेस अलग हो सकता है। तो जब ये दोनों रॉड मूव कर रहे होंगे तो हो सकता है कि दोनों का म्यू जो है, मासलेस रॉड और इनके बीच जो मासेस हैं उनके बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है उनका जो म्यू है दोनों के लिए अलग हो। तो अगर एक के लिए μ1 है दूसरे के लिए μ2 है तो हो सकता है दोनों इक्वल नहीं हो। तो अगर इक्वल नहीं है तो ये कंक्लूड करना कि दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगे कुछ टाइम टी के बाद, वो रॉन्ग होगा। तो इसके लिए हम Li = Lf ही लगाएंगे ताकि श्योर शॉर्ट हमें आंसर मिले। तो L इनिशियल हम कैसे लिखेंगे,
एल इनिशियल इज इक्वल टू आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल। ठीक है, अब शुरुआत में ये डायरेक्शन मान लेते हैं, ये ओमेगा ऐसे है तो ओमेगा के ही डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होगा शुरुआत में, और एल आई इज इक्वल टू एल एफ होना है तो फाइनली भी यही डायरेक्शन होगा। तो हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड देखते हैं, उसको इक्वल करते हैं। ठीक है, तो हम सीधा लिखते हैं एल आई इज इक्वल टू आई इनिशियल ओमेगा है तो हम ओमेगा रहने देते हैं। अब आप इनिशियली देखोगे तो ये दोनों ही पॉइंट्स जो थे वो सेंटर ऑफ रिंग थे। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ रिंग थे तो इनके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो आर स्क्वायर होता है वो इनके लिए क्या हो जाएगा, 0। तो एल इनिशियल में क्या आ जाएगा, सिर्फ आई ऑफ रिंग इंटू ओमेगा। अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे हम, एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब आप फाइनली देखोगे तो फाइनली ये दोनों मासेस कुछ डिस्टेंस पे सेंटर से जा चुके हैं, तो एक्सिस से उनकी कुछ डिस्टेंस है, तो इस केस में आर स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका भी आएगा। तो इसके लिए हम लिखते हैं एल एफ इज इक्वल टू आई ऑफ सिस्टम। तो आई ऑफ सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, आई रिंग प्लस आई m1 प्लस आई m2, और फाइनल ओमेगा वो क्या था, 8/9 ओमेगा। अब रिंग का आई तो वही रह गया एम आर स्क्वायर, और m1 का मास क्या था m/8, और इनका डिस्टेंस दिया हुआ है 3r/5 इसका स्क्वायर। दूसरे का हमें नहीं पता है, उसको x मानते हैं, तो ये x स्क्वायर और ये हो गया 8/9 ओमेगा। अब ये हमारा एल एफ आ गया और एल इनिशियल हमने पहले निकाला, तो अब इस दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा जो कि एल आई है वो एल एफ के बराबर होगा, वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर प्लस 9 mr स्क्वायर बाई 200 प्लस m/8 x स्क्वायर इंटू 8/9 ओमेगा। यहाँ से ओमेगा कैंसिल, m भी कैंसिल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 25 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आर स्क्वायर इधर कॉमन लेते हैं, इधर आ गया हमारा 1 माइनस 8/9 माइनस 1/25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 9। अब 9 को हम LHS में भेज देते हैं, तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर 9 माइनस 8 माइनस 9/25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इससे हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 9/25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब 16/25 आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे LHS को, तो हमारे पास आ जाएगा 4/5r इज इक्वल टू एक्स। तो हमारी सेकेंड मास की क्या डिस्टेंस आ गई, 4r/5। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 4r/5। देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, दैट अ बॉब ऑफ मास m is attached to an inextensible string of length L is suspended from a vertical support. The bob rotates in a horizontal circle with an angular speed of omega radians per second about the vertical, then about the point of suspension. तो देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक बॉब है जिसका मास है m, और वो एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है, और वो एक वर्टिकल सपोर्ट के अराउंड मूव कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से वर्टिकल सपोर्ट रहा होगा, ठीक है, और कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग रही होगी, ओके, और ये एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से वो सर्कल रहा होगा जिसमें ये मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बॉब लगा हुआ है और ये इस तरीके से सर्कल में मूव कर रहा है और यहाँ से ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो मुझसे पूछा है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है और ये ओमेगा रेडियंस पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो मुझे बताना है कि अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और ऑप्शंस मुझे गिवन है, ठीक है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 मुझे बोल रहा है कि जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है इसके अबाउट
इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो है इस पार्टिकल का यानी इस बॉब का वो कंजर्व रहेगा। तो चेक कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल, ठीक है, और ये होता है आर क्रॉस पी, ठीक है, और पी क्या होता है? एम वी, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आर इंटू एम वी, और अगर डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन क्या होगा? जो आर क्रॉस वी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट, तो ये जो आर है ये क्या हो जाएगा? ये आर हो जाएगा ये जो लेंथ है एल, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट बात कर रहे हैं। और अगर इस पॉइंट पर मैं बात करूं तो इसकी वेलोसिटी किधर रहेगी? हम जानते हैं अगर कोई भी पार्टिकल कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है और अगर किसी पॉइंट पर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो उस कर्व्ड पाथ पे जो टेंजेंट होगा, ठीक है, उस टेंजेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी। तो वेलोसिटी इसकी रहेगी कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको थोड़ा आप 3D में इमेजिन करने का ट्राई करना, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है ये आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रही है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है और ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है हमारी तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ पे आर क्रॉस वी देखूं तो ये जो है ये है आर वेक्टर, ठीक है, और ये है वी वेक्टर। तो अगर आर क्रॉस वी करूं मैं तो कैसे करेंगे कि अगर मैं राइट हैंड का पाम इस डायरेक्शन में प्लेस करूं और जो फिंगर्स हैं उनको वेलोसिटी के डायरेक्शन में कर्ल करूं तो डायरेक्शन किधर आएगा? मेरे थंब का, थंब पॉइंट आउट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा। यानी अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं एम वी आर, तो आर तो कांस्टेंट है, एल लेंथ कांस्टेंट है स्ट्रिंग की, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मुझे बोला हुआ है तो ये तो लेंथ कांस्टेंट रहेगी, मास भी कांस्टेंट रहेगा और वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मुझे एक फिक्स्ड वैल्यू गिवन है कि फिक्स्ड एक एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव कर रहा है, इसका कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं हमें बताया हुआ है, तो ये फिक्स्ड एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव कर रहा है। और हम जानते हैं कि v इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है, तो ओमेगा फिक्स्ड है, आर भी फिक्स्ड है, तो v भी फिक्स्ड होगा, ठीक है। लेकिन एक बात का डिफरेंस है, यहाँ पे जो v इक्वल टू ओमेगा आर है, ये वाला आर कौन सा है? इसको आर डैश बोल देते हैं। ये आर है, ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस रहा होगा वो है आर डैश, तो v इक्वल टू होगा ओमेगा आर डैश, ठीक है। तो ये आर डैश भी फिक्स्ड ही है, ठीक है, तो v भी फिक्स्ड है, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स्ड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज फिक्स्ड, मैग्नीट्यूड तो फिक्स्ड है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो इस पॉइंट पे हमने देख लिया कि डायरेक्शन ऐसा है। अब मैं जानता हूं कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है या मैं बोल सकता हूँ स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। और ये जो कर्व्ड पाथ है, ये सर्कल है, तो इसके हर डायरेक्शन पे हर पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन अलग अलग होगा। टेंजेंट का डायरेक्शन अलग होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी अलग होगा, और वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग होगा तो आर क्रॉस वी भी अलग आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करके देख लेता हूँ कि ये स्ट्रिंग जब यहाँ पे रही होगी, ठीक है, जब ये पॉइंट यहाँ रहा होगा, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी किधर रहेगी? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की साइड जा रहा होगा, ठीक है। 3D में इमेजिन करना, अंदर की साइड ये जा रहा है और ये एंगल रहेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे डायरेक्शन देखो आर क्रॉस वी की, तो इस डायरेक्शन में मैं राइट हैंड का पाम पुट करता हूँ, ठीक है, और फिंगर्स को कर्ल कर देता हूँ इनसाइड वाले डायरेक्शन में, ठीक है। तो थंब किधर पॉइंट आउट करेगा? थंब पॉइंट आउट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और जैसे ये थोड़ा आगे चला जाएगा तो थंब पॉइंट आउट करेगा इधर। तो हर पॉइंट पर मैं देख सकता हूँ कि इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो एंगुलर मोमेंटम का कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो चेंज हो रहा है। ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है? एंगुलर मोमेंटम चेंजेस इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन। तो बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड में तो चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन में फिक्स है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही तो कांस्टेंट है उसका, और ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम चेंजेस इन डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड। बिल्कुल सही बात, अभी हमने यही फाइंड आउट किया कि एंगुलर मोमेंटम जो है उसका डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड उसका चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। ऑप्शन 4 बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम चेंजेस बोथ इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू। इस क्वेश्चन में बोला है एक चाइल्ड है
जो एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे खड़ा है अपने हैंड को फोल्ड करते हुए, ओके, उसके एक्सिस पे ही खड़ा है, रोटेटिंग एक्सिस पे ही, ओके। तो बोल रहा है इस कंडीशन में जो उसकी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वो के है, ओके। फिर कहता है द चाइल्ड नाउ स्ट्रेच हिज आर्म्स, मतलब जो चाइल्ड है उसने अपने आर्म को स्ट्रेच कर दिया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, डबल हो गया। तो हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम की क्या होगी, ओके। तो चाइल्ड ऐसे कोई प्लेटफॉर्म है रोटेटिंग, उसके एक्सिस पे ऐसे खड़ा हुआ है, तो इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लग नहीं रहा, तो इसका जो एंगुलर मोमेंट है वो तो कंजर्व ही रहेगा, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 होगा। स्टार्टिंग में मान लेते हैं आई है और जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फिर कह रहा है कि वो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डबल हो गया 2i, वो मान लेते हैं ओमेगा डैश, तो यहाँ से ओमेगा डैश क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई 2, मतलब जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी, आधी होगी। बोला स्टार्टिंग जो टोटल एनर्जी है के इसको टू है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो बताया अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसमें मान लेते हैं के डैश क्या होगा, हाफ, इस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है 2i हो गया, ओमेगा डैश स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ इंटू 2i ओमेगा डैश क्या, ओमेगा बाई 2, तो ओमेगा स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो जो के डैश वो आ जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर बाई 4, ओके, क्योंकि के इसको टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा के बाई 2। तो जो काइनेटिक एनर्जी है अभी वो क्या हो जाएगी, के बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें बोला गया है कि हमें एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म गिवन है, ठीक है, जो विच इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। अ टॉर्टोइस is sitting at the edge of the platform. Now the platform is given an angular velocity omega naught, ठीक है। When the tortoise moves along a chord of the platform with a constant velocity with respect to the platform, the angular velocity of the platform will vary with time t as, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला कि हमारे पास एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये मेरा सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके एज पे, ठीक है, ये इसका सेंटर में मान लेता हूँ, इसके एज पे मैंने एक टॉर्टोइस रखा है, ठीक है, जो कि मूव करता है अलोंग अ कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड क्या होता है, अगर मैं कॉर्ड की बात करूं तो इस सर्कल के लिए मैं ये कॉर्ड मान लेता हूं, ठीक है। तो मेरा टॉर्टोइस जो है यहां से मूव करते हुए विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी मैं v मान लेता हूं, ये मूव करते हुए यहां से होते हुए यहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो इनिशियली आपका जो एंगुलर वेलोसिटी था वो था ओमेगा, सॉरी हाँ, एंगुलर वेलोसिटी आपकी ओमेगा थी, ठीक है, ओमेगा नॉट। तो हमें जो है सिस्टम की एक्चुअली इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है जो कि ओमेगा नॉट, और हमें बताना है कि जब हमारा टॉर्टोइस मूव करेगा फ्रॉम टू, ये मतलब ये कॉर्ड के अलोंग मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी होंगी वो किस तरह से वैरी करेंगे, ठीक है। और ये एक्सिस के अबाउट हमारा जो है रोटेट कर रहा है हमारा सर्कुलर डिस्क, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है, अगर मैं इस सिस्टम के लिए लिखूँ तो हो जाएगा आई डिस्क इंटू ओमेगा नॉट प्लस आई ऑफ टॉर्टोइस इंटू ओमेगा नॉट शुड बी इक्वल टू, अब आप देख सकते हो इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग नहीं रहा है, तो ये कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा नॉट आई ऑफ डिस्क प्लस आई ऑफ टॉर्टोइस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक रिलेशन आ गया कि ओमेगा जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 आई, जिसमें आपका आई जो होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि आई जो है आपकी इनिशियली, आप देख सकते हो आपका टॉर्टोइस जो था वो एट द एज था, और डिस्क का भी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, जो कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ। लेकिन अगर आई ऑफ टॉर्टोइस की बात करूँ, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टॉर्टोइस, तो आप देख सकते हो इनिशियली इसका सेंटर से डिस्टेंस जो था वो था रेडियस के बराबर r, ठीक है। अब ये जो है रेडियस से धीरे धीरे जैसे ये कॉर्ड के अलॉन्ग मूव करेगा, तो आप देख सकते हो ये रेडियस से इसकी वैल्यू जो है कम होती जाएगी, मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम रेडियस, उसको मैं d बोल दूं, वो वैरी करेगा, पहले r होगा, फिर आप देख सकते हो इस पॉइंट पे जब ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ छोटा r, ठीक है। और फिर फाइनली जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तो वापस से ये r हो जाएगा, ठीक है। तो d जो होगा पहले बड़ा r था, फिर रेड्यूस हुआ, यानी ये छोटा r तक हुआ, फिर बाद में इंक्रीज किया r तक। तो आप बोल सकते हो कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो डिक्रीज करेगा जब
आपका टॉर्टॉइस मूव करेगा इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए, इस पॉइंट को बोल देता हूँ बी, और इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ। तो जब ए से बी मूव करेगा, ठीक है, तो आपका आई टॉर्टॉइस जो है वो डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। और जब बी से सी मूव करेगा तो आपका आई टॉर्टॉइस जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ओमेगा जो होगा, ओमेगा फ्रॉम ए टू बी, अगर आप देखें ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आई डिक्रीज करेगा मतलब ये डिक्रीज करेगा, मतलब ओमेगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। ओमेगा ए से बी इंक्रीज करेगा, ठीक है, और फिर बी पे आपका मैक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू बी पे मिनिमम है, ठीक है। आई टॉर्टॉइस एट बी की अगर मैं बात करूं तो वो है मिनिमम, ठीक है। तो आई टॉर्टॉइस एट बी मिनिमम है, तो ओमेगा भी जो होगा एट बी वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और अगर बी से सी की बात करूं, ओमेगा फ्रॉम बी टू सी, तो आप देख सकते हो आई इंक्रीज कर रहा है, आई इंक्रीज कर रहा है मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, मतलब टोटल ओमेगा जो होगा वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमारे पास अब ये टर्मिनोलॉजीज आ चुकी है, तो हम देख लेते हैं। इनिशियली जो था हमारा ओमेगा वो ओमेगा नॉट के बराबर था, ठीक है। तो ए पे आपका ओमेगा नॉट था, राइट। फिर जैसे जैसे बी की तरफ जाएगा तो आपका ओमेगा इंक्रीज करना चाहिए, राइट, ओमेगा इंक्रीज करना चाहिए, और बी पे मैक्सिमम। और फिर बी से जैसे जैसे सी तक जाएगा आपका फाइनली फिर आई भी, मतलब ये सी पॉइंट जो है ए की सिमिलर पॉइंट है, मतलब सी पे भी आपका ओमेगा जो होगा वो ओमेगा नॉट के बराबर होगा, ठीक है। तो आपका ओमेगा नॉट से इंक्रीज करेगा, फिर ओमेगा मैक्स आएगा, फिर ओमेगा मैक्स से डिक्रीज करते हुए ओमेगा नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का हमें वेरिएशन देखने मिलेगा। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 में दिखाया है कि हमें जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है विद वेरिंग ऑफ टाइम, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि ये इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन 2 कहता है कि हमारा ओमेगा जो है वो पहले डिक्रीज करेगा फिर बाद में इनिशियली वैल्यू अटेंड कर लेगा। तो हमने अभी देखा था कि बी पे जो है ओमेगा मैक्स होना चाहिए और वो ए से ज्यादा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि ये इंक्रीज करेगा एक पॉइंट पे जाके, ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम हो गया हमारा ओमेगा मैक्स, ठीक है, और फिर ये वापस जो है ओमेगा नॉट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन 3 हमारा सही हो सकता है। ऑप्शन 4 कहता है कि ये इंक्रीज करेगा बट इसका जो फाइनल पॉइंट है वो हमें पता नहीं कि इनिशियल के बराबर है या नहीं, ठीक है। और ये भी तो हम बोल नहीं सकते ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही होगा या गलत होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो इसका जो है एक कर्विलिनियर आना चाहिए ग्राफ, क्योंकि ये हाइपरबोला की इक्वेशन है काइंड ऑफ। तो ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप सबकी वीडियो समझ आई होगी एंड थैंक यू फॉर चूजिंग डाउटनेट। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है जो यूनिफॉर्म वायर को बेंड करके बनाया गया है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड ए पे यानी कि जो वर्टेक्स ए है उस पे हम दो आइडेंटिकल बीट्स रखते हैं, टू स्मॉल आइडेंटिकल बीट्स। अब ट्रायंगल को इस एक्सिस AO के अबाउट रोटेट करा दिया जाता है और साथ में क्या होता है ये जो दो बीट्स हैं वो AB और AC के लॉन्ग स्लाइड करने लगते हैं। तो अब हम फ्रिक्शनल इफेक्ट्स नेगलेक्ट करते हैं, हमें बताना है कि कौन कौन से क्वांटिटीज गिवन ऑप्शंस में से कंजर्व रहेंगे थ्रू आउट दिस प्रोसेस। तो अब हम इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। तो उसके लिए हम ये फिगर बड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेशन हो रही है, ठीक है। ये एक्सिस जो है वो प्लेन ऑफ पेपर में है। अब ये कुछ मान लेते हैं ओमेगा से रोटेट कर रहा है पहले, इनफैक्ट ओमेगा नॉट मान लेते हैं इसको। ये A वर्टेक्स, B वर्टेक्स और ये C वर्टेक्स। अब किसी भी टाइम t पे दोनों बीट जो है वो यहाँ पे आ गए। अब दोनों बीट ऐसे सेम डिस्टेंस कवर करेंगे क्योंकि आइडेंटिकल है, ठीक है। तो सेम सेट ऑफ फोर्सेस लगेंगे सेम टाइम के लिए, तो उनका इफेक्ट भी सेम होगा, ठीक है। और ये इधर मूव करते हैं अलोंग द साइड्स। अब क्या होगा आप देखोगे तो सिस्टम पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो इस बीट पे स्मॉल mg एक्ट कर रहा होगा, इस बीट पे भी वही mg एक्ट कर रहा होगा। और ये यूनिफॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका कुछ मानते मास कैपिटल M है, उसका वेट ऐसे एक्ट कर रहा होगा। अब आप देखोगे तो क्या होगा कि इस एक्सिस
के थ्रू mg का लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा है, कैपिटल mg का लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा है, तो उसका टॉर्क जो है वो 0 होगा। और ये दो जो लाइन ऑफ एक्शन है स्मॉल mg के, वो है एक्सिस के पैरेलल, तो इनके कारण भी कोई टॉर्क एक्सटर्नल नहीं जनरेट होगा। तो यानी हमारे पास क्या है, टी नेट एक्सटर्नल वो क्या है 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो है वो है 0। तो यानी हम बोलेंगे L इज कंजर्व्ड। तो L कंजर्व्ड होगा, तो यानी कि एक तो वैल्यू हमें पता चलेगी कि L जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। अब हम देखते हैं L क्या होता है, L होता है I ओमेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शुरुआत में जब बीट यहाँ पे था, ठीक है, ये दोनों बीट्स यहाँ पे थे, तो दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका एक्सिस से कोई डिस्टेंस था ही नहीं। अब क्या है, अब वो जब नीचे आ गए तो उनका कुछ डिस्टेंस x हो गया, ठीक है, और वो फिर अब और नीचे आ जाएंगे, मान लेते हैं यहाँ पे उनका डिस्टेंस x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है, x प्लस डेल्टा एक्स। तो उनके कारण क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का बढ़ रहा है। तो ये जो है I कांस्टेंट नहीं रह रहा है। अब ये हमारा L कांस्टेंट है और I कांस्टेंट नहीं है, तो L को कांस्टेंट करने के लिए ओमेगा को भी चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंजर्व्ड नहीं है और ओमेगा भी कंजर्व नहीं है। ठीक है, और सिस्टम पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ स्मॉल mg's और एक कैपिटल mg। इसका मतलब क्या है कि ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग। ठीक है, तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी, ई कंजर्व। तो हमारे पास क्या आ गया, L कंजर्व हो गया और E कंजर्व हो गया, I और ओमेगा कंजर्व नहीं रहे। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है।